अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे मैसेजेस में, फ़ोन कॉल्स पे पूछ रहे हैं कि आखिर आप वो व्लॉग कब करेंगी जिसमें आप बताएंगी कि आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मुझे मौका मिला था दोनों साइड के प्रीटी मच लोगों से मिलने का। तो आज मैं इस व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मेरा पाकिस्तान का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे यूट्यूब पे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आप में से जो लोग मुझे जरा कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं या सीरियसली देखते हैं, वो इस बात का अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पे किसी भी खास किस्म के ऑडियंस को खुश करने या फिर नाराज करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। बोलते तो सभी हैं, लेकिन मैं शायद उन कुछ लोगों के अंदर से हूँ, और वो तादाद बहुत ही कम है। उन कुछ लोगों के अंदर से हूँ जिनको वाकई में ना डॉलर्स की फिक्र है और ना ही सब्सक्राइबर्स की फिक्र है। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरे पास आजादी है। मैं विदाउट एनी डर, विदाउट एनी खौफ, विदाउट एनी प्रेशर वो सवालात करती हूँ जो कि मैं करना चाहती हूँ, जो कि शायद आप लोग करना चाहते हैं। मुझे प्रेशर के अंदर काम करना पसंद नहीं है, और अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने ही चैनल के ऊपर मैं किसी और से डायरेक्शन नहीं ले सकती, मैं किसी और से ऑर्डर्स नहीं ले सकती कि आप हमारा इंटरव्यू इस तरह से चलाएं या हमसे इस तरीके से सवाल पूछें। तो जब मेरा प्लेटफॉर्म होगा तो सवालात भी मेरे होंगे, और जब सवालात मेरे होंगे तो अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो सवाल करूंगी एज अ ऑडियंस। और शायद ये रीजंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे अवॉइड करते हैं। शायद उसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोगों ने मेरी कॉल्स को रिटर्न नहीं किया, या फिर बिल्कुल ही बात करने से इनकारी करती बहाने बना दिए। इस केस के अंदर ना ही मैं इस साइड पे हूं और ना ही मैं उस साइड पे हूं। मैं सिर्फ उस बच्ची की साइड पे हूं और उस फैमिली की साइड के ऊपर हूं, और उस ऑडियंस की साइड के ऊपर हूं जो इस केस को शुरू दिन से एज अ केस फॉलो कर रही है, रियलिटी शो बना के फॉलो नहीं कर रही है। कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब खोलते हैं मजे लेने के लिए, चस्के लेने के लिए, रियलिटी शो देखने के लिए, और यूट्यूबर्स, दोनों साइड के यूट्यूबर्स, उनको वो रियलिटी शो देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका बिजनेस है, वो उनका करियर है, और अपने करियर को उन्होंने भी चलाना है। इट्स आई एम गोना जस्टिफाई इट। सब ने अपनी अपनी रोजी रोटी कमानी होती है। तो जब वो खोल रहे हैं रियलिटी शो देखने के लिए, तो यूट्यूबर्स भी फिर उन्हें रियलिटी शो ही दे रहे हैं। फिर आप शिकायत तो मत करें ना। कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर बड़ी तनकीदें की कि मैं पाकिस्तान जाके कुछ सर्टन लोगों से क्यों मिली, मैंने उनका इंटरव्यू क्यों लिया। इस बात को भी जरा आप लोगों को बताती चलूं कि मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे जब मुनासिब लगेगा, मैं जिसको भी मुनासिब समझूंगी अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर बुलाऊंगी उस मौके के हिसाब से, और उस शख्स का नैरेटिव आपके सामने रखूंगी। फिर वो शख्स चाहे आप लोगों की नजर में हीरो हो या फिर वो आप लोगों की नजर में विलन हो, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, ये मेरा काम है, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। अगर आपका दिल करे तो आप वो इंटरव्यू देखिएगा, और अगर आपका दिल करे तो आप बिल्कुल इस इंटरव्यू को इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर याद रखिएगा कि वो इंटरव्यू लेने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरा नैरेटिव चेंज हो गया है, या मैं उस इंटरव्यू के थ्रू आपका नैरेटिव चेंज करना चाह रही हूँ। आप लोगों की जो मेंटालिटी है ना कि ये शख्स इतना बुरा है, ये तो शख्स हमें बड़ा ही गंदा लगता है, आपने जाके इसका इंटरव्यू क्यों लिया। यार, आप लोगों की ये मोहल्ले वाली मेंटालिटी कब चेंज होगी कि अगर आपको एक मोहल्ले का शख्स नहीं पसंद तो आप उसका घर जाना छोड़ देते हैं। ये मोहल्ला नहीं है, ये दुनिया है जर्नलिज्म की। यहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पे दोनों साइडों के वकीलों का इंटरव्यू लिया ना मैंने, तो इसमें क्या गलत किया। और दोनों साइडों के वकीलों से मैंने तकरीबन एक ही जैसे सवालात पूछे। आप लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ किया या नहीं किया? आप में से जो अक्लमंद थे उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया, आप में से जो अक्लमंद थे उन्होंने इंटरव्यूज के अंदर से भी बातें पिक की, आप लोगों को कुछ चीजें समझ आई। लेकिन जो अक्लमंद नहीं थे उन्होंने वही मोहल्ले की फुफुओं वाली बातें की कि वो गंदा शख्स था, वो बुरा शख्स था, उसके यहाँ जाने की क्या जरूरत थी, क्यों गई, ये क्यों किया, वो क्यों किया, हम तो लानत भेजते हैं, हम तो ये करते हैं। क्यों भाई, क्या मसला है आप लोगों का? आज अगर इमरान रियाज खान को मरियम नवाज बोले कि आजो भाई मेरा इंटरव्यू ले लो, आपको लगता है इमरान रियाज खान बोलेगा तुम्हारे मुंह पे लानत, मैं तो कभी नहीं आऊंगा तुम्हारा इंटरव्यू लेने? वो भागा भागा चला जाएगा। मैं अपने आप को इमरान रियाज खान से कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों को दे रही हूँ एक बात कि आप लोग थोड़े से जरा से लाइंस कनेक्ट कर सकें, अंदाजा लगा सकें कि एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो दोनों साइड के नैरेटिव्स ले, दोनों साइड के नैरेटिव्स लेके आपके सामने रखे। जो यूट्यूबर्स ने अपनी 1.5 और जो भी गज की मस्जिदें बना बना के रखी हुई है ना कि नहीं जी हमने तो उनसे बात ही नहीं करनी, नहीं जी हमारे तो भाई नाराजगियां चल रही हैं, हमने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखनी, हमने तो उनका नाम ही नहीं लेना,
प्लीज यार स्टॉप दोज ड्रामास, ओके। पीठ पीछे सारे एक दूसरे से बातें करते हैं, पीठ पीछे सब की अंदर खाने दोस्तियां और बातें चल रही होती हैं, लेकिन वैसे सबने प्रिटेंड करना होता है नहीं नहीं जी हमने अपने प्लेटफॉर्म पे लेके ही नहीं आना, ये शख्स तो इस काबिल ही नहीं है, वो शख्स तो उस काबिल नहीं है। और ये दोनों साइड से चल रही हैं, ठीक है, बातें दोनों साइड से हो रही हैं, लेकिन ये ड्रामेबाजियां भी दोनों साइड से चल रही हैं। अच्छा होता क्या है यहाँ पे, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के और जहां जहां अपने अपने लोगों के साथ ये लोग कंफर्टेबल होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे ख्वाजा का गवाह डड्डू होता है ना, वैसे ही अपने ही लोगों को, अपने ही मंदपसंद लोगों को बैठ के फुल ऑन इंटरव्यूज और एक्सप्लेनेशंस और सब कुछ दे देंगे। लेकिन जहां पे इनको लगेगा ओ नो यहाँ तो खतरा है, यहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट सवाल पूछने वाला कोई बंदा आ गया है, तो नहीं जी हम बहाना बना देंगे। तो ये चीजें हो रही हैं और ये चीजें चल रही हैं बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर। आप लोगों को जितने नैरेटिव्स मिल रहे हैं, जितनी स्टोरीज मिल रही हैं, आप लोगों को वन साइडेड स्टोरीज मिल रही हैं। और मैं ये बात केस के हवाले से नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल्स के हिसाब से कर रही हूँ, क्योंकि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं, राइट, कैरेक्टर्स सामने आए हैं, हमारे लोगों की पर्सनालिटीज डेवलप हो गई हैं, लोगों की ऑडियंस की जो है वो हेट्रेड और लव कुछ कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो गए हैं। यहाँ पे टीम्स बन गई हैं, टीम जहीर जो कि वहां पे बिल्कुल फुली उन लोगों को सपोर्ट करती है, और टीम मेहदी काजी जो कि हर हाल में उन्हें सपोर्ट करती है। अब इस टीम में मैं ऑडियंसेस की बात कर रही हूँ, मैं मेजर प्लेयर्स की बात नहीं कर रही। अब ये ऑडियंस जो है ये फुल ऑन जो पूरे केस के मेजर प्लेयर्स हैं उनको वो हेट एंड लव के उसमें लगी हुई है, मारा मारी गाली गलोच इसमें लगी हुई है। प्लस यूट्यूबर्स भी गाली गलोच में लगे हुए हैं, एंड यूट्यूबर्स लव डूइंग दिस। ये लोग इतना भी नहीं कर सकते कि एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, किसी भी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपस में भाई बात करो, ओपनली आके ऑडियंस के सामने बात करो। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं करना है। इन्होंने अपने ये ड्रामेबाजियां चलाते रहनी है ताकि इनको व्यूज मिलते रहें और ऑडियंस भी खुश रहे, क्योंकि ऑडियंस की टीम्स को भी तो चाहिए ना वो बैक एंड फोर्थ, वो जंग चाहिए, तो वो भी ये कंटिन्यू रखते हैं। ओपनली आपस में बात नहीं करेंगे, अलग अलग से पीठ पीछे फायरिंग करते रहेंगे, कम्युनिटी पोस्ट पे फायरिंग करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। मेरी कंक्लूजन तो ये है कि दोनों साइड से ही ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये जंग स्टॉप हो। मेरी कंक्लूजन तो ये है कि ये लोग चाहते हैं कि ऑडियंसेस इसी चीज के अंदर बिजी रहें, ताकि केस के अंदर जब ये डेड सा पीरियड आ जाए, जब कुछ भी ना चल रहा हो, तो कम से कम ये तू मैं से व्लॉग्स चलते ही रहें। खैर सानू की इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। मैं किससे मिली वहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गई कराची जाके मैं मिली जीएन कुरैशी साहब से। कराची में मैंने शाहिद भाई को भी फोन किया था, शाहिद हुसैन कोर्ट रिपोर्टर और नजम जहरा कोर्ट रिपोर्टर, इन दोनों को भी मैसेज किया। प्लस मैंने जिब्रान नासिर साहब को भी मल्टीपल मैसेजेस किए। अब जिब्रान नासिर के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब अल्लाह जाने वो बहुत बिजी हैं या फिर वो यूट्यूबर्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, जबकि मैं तो यूट्यूबर्स की लिस्ट के अंदर नॉन एग्जिस्टेंट टाइप पर्सनालिटी हूँ, मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ भाई। लेकिन वो शायद समझते हैं कि सारे के सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो फैसल सूरी की तरह उनके मुंह के अंदर माइक डाल के उनका कोई नैरेटिव लेंगे और उस नैरेटिव को बिल्कुल ही कुछ और बना के पेश कर देंगे। आई डोंट नो व्हाट गोज ऑन थ्रू हिज हेड, लेकिन उन्होंने तो मेरे मैसेजेस चेक ही नहीं किए, कंप्लीटली अनचेक्ड मैसेजेस। तो या तो वो वॉइस मैसेजेस सुनते हैं और वो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मैंने उन्हें टेक्स्ट किए थे सारे मैसेजेस। आई थॉट दैट वाज मोर प्रोफेशनल, लेकिन एनीवेज उन्होंने अनचेक्ड ही छोड़ दिए मेरे मैसेज। नजम जहरा साहिबा से मेरी एक दफा बात हुई थी और शी वाज वेरी नाइस, वेरी ग्रेशियस। उन्होंने कहा आ जाओ, अभी आ जाओ। रात देर हो चुकी थी तब मैं नहीं जा सकी। नेक्स्ट डे उनसे मिलने का प्लान था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उन्होंने उस टाइम पे तो फोन ही नहीं उठाया बिल्कुल भी। एंड देन आई केप्ट कॉलिंग हर और उन्होंने कंप्लीटली मुझे गोस्ट कर दिया। तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ था कि उन्होंने क्यों कंप्लीटली मुझे इग्नोर पे डाल दिया। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन मैंने उन्हें काफी मैसेजेस किए उसके बाद भी, क्योंकि मुझे लगा कि बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। भाई हो सकता है कोई मजबूरी हो गई हो, कोई बीमार हो गया हो, वो खुद बीमार हो गई हो, या किसी ने कान भर दिए हो, कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब की दुनिया की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन कोई रीजंस नहीं बताए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कुछ नहीं पता, व्हाटएवर। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शाहिद भाई बहुत बिजी आदमी है, ये हम सबको पता है। ही वाज द फर्स्ट वन, वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुझे बहुत नाइसली वेलकम किया था यूट्यूब की दुनिया के अंदर।
और मुझे मेरे सवालात का जवाब भी हमेशा बहुत काइंडली, बहुत नाइसली देते हैं। मुझे पता लगा था कि वो मसरूफ हैं काफी ज्यादा, बाद में मुझे पता लगा था जब मैं लाहौर पहुंची थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उनसे गिला किया था अहमद शेर जट के थ्रू। मैंने कहा था शायद भाई, क्योंकि वो अहमद शेर जट के साथ फोन पे थे, तो उसी टाइम पे मैंने कह दिया था कि मैंने तो इनको बहुत सारे फोन कॉल्स भी किए, मैसेजेस किए, सॉरी नॉट फोन कॉल्स, तो इन्होंने मेरी किसी मैसेज का भी जवाब नहीं दिया, तो क्या हो गया भाई, मैं तो नाराज हो गई हूँ। तो फिर उन्होंने कहा था भाई मैं एक आदमी हूँ और मैं बहुत मसरूफ हूँ, बड़ी मसरूफियत चल रही थी मेरी लाइफ के अंदर, मैं इस चीज को बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट होल्ड नहीं करूंगी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि वो बिजी हैं और वो जब भी मुझसे बात करते हैं वो बहुत ही नाइसली, बहुत ही ग्रेशियसली बात करते हैं, और मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि वो किसी ऑल्टरनेटिव या एक्सटीरियर मोटिव की वजह से इग्नोर पे डाल रहे हैं, या वो इंफॉर्मेशन होल्ड बैक कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते किसी भी रीजन की वजह से। जब वो शेयर कर सकते हैं तब वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, और कशमाला केस के बारे में भी उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की, हमेशा उम्मेहानी केस के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर की। अव्वल तो मैं ज्यादा पूछती नहीं हूँ, क्योंकि उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है मुझे उनके व्लॉग से मिल जाती है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन जब भी कभी मुझे कुछ पूछना होता है, कुछ वेरीफाई उनसे करना होता है, वो जवाब जरूर देते हैं। हो सकता है कभी उनकी मसरूफियत की वजह से उन्हें जवाब देने में टाइम लग जाए, लेकिन देते जरूर हैं। मुलाकात हुई तो किससे हुई? जीएन कुरैशी साहब से, जो कि इंसाइक्लोपीडिया हैं, जिनसे मिलके ऐसा लगा कि जैसे मैं सबसे मिल ली हूँ। उनसे मुलाकात बहुत अच्छी रही। आप लोगों ने वो सारे व्लॉग्स भी देखे होंगे, एक्सटेंसिव मुलाकात रही। मैं 2 दफा उनसे मिली, एक दफा उनके होम ऑफिस में मेरी उनसे मुलाकात हुई, जहां पे ऑब्वियसली वो मुझे जानते नहीं थे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज टॉकिंग टू हिम। तो उन्होंने मुझसे कहा था तभी हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर लेते हैं, तो हमने सब केस डिस्कस करा, उनकी फैमिली लाइफ डिस्कस करी, तो आई थिंक दैट्स व्हेन ही गॉट टू नो मी अ लिटिल बेटर। तो नेक्स्ट मुलाकात जो थी वो मेरी उनके ऑफिस के अंदर हुई थी, जहां पे हमने रिकॉर्ड की उनका इंटरव्यू। तो आई मीन व्हाट कैन आई से अबाउट हिम, वो जैसे आपको दिखते हैं ना ऑन कैमरा, वो बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं कर रहे, वो वैसे ही हैं। वो एक यूनिवर्स है नॉलेज की, और वो आप कोई भी चीज आपको ऐसे समझाते हैं कि ऐसा लगता है कि वाओ, हमें पहले क्यों नहीं समझ आई, इतना आसान है इसको समझना, ये तो किसी बच्चे को भी समझ आ जाए। वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज ना आपको बहुत ही आसानी से समझा देते हैं। और इस केस के अंदर उनका आना और उनका इस तरह से हम लोगों को समझाना, ये पता है एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर वो नहीं आते ना, हम लोग बिल्कुल ही लॉस्ट हुए हुए होते। यहाँ से ये शख्स एक शगुफा छोड़ता है, वहां से वो दूसरा एक आ जाता है, कंट्रोवर्सी आ जाती है, फिर आते हैं जीएन कुरैशी साहब, बिल्कुल ठंडे मिजाज के साथ आके वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने ओपिनियंस के साथ आपको अपना समझा देते हैं। अब यहाँ पे उनकी एक और अच्छी बात ये, उनका और मेरा इस मामले में ना मिजाज थोड़ा सा मिलता हुआ है। वो जो है वो उस साइड की भी बात सुनते हैं, उस साइड से भी बात करते हैं आराम से, और फिर वो कहते हैं जनाब मेरा नैरेटिव जो है ना वो ये है, आप कुछ भी कह लें, मैं आपके साथ बैठूंगा भी, हंसूंगा भी, बात भी करूंगा, आप लोगों की खैरियत भी पूछूंगा कि ठीक है जी, बीमार तो नहीं है, सब सही चल रहा है, ओके ठीक है गुड, लेकिन नैरेटिव नहीं चेंज होने वाला मेरा, ये याद रखना। तभी तो रिसेंटली उनके साइड के वकीलों ने जीएन कुरैशी साहब को अप्रोच किया, और किसी को अप्रोच क्यों नहीं किया? फ्रेंडली मिजाज है उनका, बात समझते हैं। आपको लग रहा है कि न्यूट्रली बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है ना कि न्यूट्रल्स हैं। When it comes to court cases like this where there is a heinous crime, a person will always have a narrative. I don't think there is ever going to be a person that will say, मैं न्यूट्रल हूं। नहीं यार, न्यूट्रल नहीं है आप, या तो आप इस साइड पे हैं या फिर आप इस साइड पे। नैरेटिव आपका है एक, और वो एक फिक्स्ड नैरेटिव है, जैसे मेरा एक फिक्स्ड नैरेटिव है, वो नहीं चेंज होने वाला। उसी तरीके से जीएन कुरैशी साहब का भी एक फिक्स्ड नैरेटिव है जो कि नहीं चेंज होने वाला। हाँ, उसके साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें अटैच्ड हैं। वो कहते हैं हाँ ये थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए, वो थोड़ा सा उस तरह से होना चाहिए, ये शख्स इस तरह से है, शायद दिखता उस तरह का है। वो सब चीजें हैं, वो हमारे साथ साथ चलती रहती हैं, जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी इंसान पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, कोई भी पूरा विलन और कोई भी पूरा हीरो नहीं होता। दैट इज वेरी ट्रू एंड दैट इज रियलिटी, ये हकीकत है, हम सबकी जिंदगी की हकीकत। और मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जब जीएन कुरैशी साहब आते हैं, दूसरों की लाइफ के ऊपर आते हैं या किसी और चैनल के ऊपर आके एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा केस को, और आई थिंक एज ऑडियंसेस टू आप लोग को जरा सा सुकून मिल जाता है, राइट, उनकी बात सुन के। क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी बात है कि अगर केस जो है वो डूब भी रहा होता है तो वो कह देते हैं जी ये डूब रहा है,
यार जिब्रान नासिर जो है ये चीज गलत कर रहा है, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। अच्छी बात है ना कि बोल देते हैं, हमारे दिल की बात जो होती है वो बोल देते हैं। तो दैट्स समथिंग दैट आई अप्रिशिएट, ऑनेस्टी। जहां उन्हें लगता है जिब्रान नासिर बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर रहे हैं, वो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि ऑडियंस जो देख रही है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बेवकूफ नहीं हैं। तो अगर आप खाली वन साइडेड गुफ्तगू सुन के खाली अच्छा 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 ये हो रहा है, खाली केस में सब कुछ जबरदस्त चल रहा है, खाली दूसरी साइड ने आके यहाँ पे रायता फैला दिया, दूसरी साइड ने आके वहां पे रायता फैला दिया, खाली ये बातें सुन रहे हैं बैठ के, और ये नहीं सुन रहे कि नहीं जनाब यहाँ पे थोड़ी सी गलती हमारी भी थी, यहाँ से थोड़ा सा एफर्ट शायद हमसे भी कम हो गया था। आई नो कि ये बातें लोग ज्यादा करते नहीं हैं ऑडियंस के सामने, क्योंकि उससे मोरल डाउन हो जाता है केस का। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा है जो आके आपको बोल देता है, जो कि लॉ के बारे में भी जानता है, और कहता है कि नहीं नहीं केस ठीक नहीं जा रहा, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, इस चीज को अग्रेसिवली लड़ना चाहिए। वो बात करते हैं जो ऑडियंस के दिल की बात होती है, और फिर वो आपका मोरल हाई करते हैं, आपको ये बता के कि डोंट वरी अबाउट इट, जिब्रान नासिर जो है ही इज एन एक्सीलेंट अटर्नी, ही इज गॉट इट, उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए, और अब वो इस तरह से करके वो ठीक कर लेगा। तो इन शॉर्ट जीएन कुरैशी साहब के साथ मीटिंग वाज अमेजिंग। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं केस के अंदर वो तो खैर है ही बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, आप मुझसे मिले। अच्छा, फिर मैं गई कराची से लाहौर जाके कुछ लोगों को मैंने मैसेजेस किए। उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही अनरेड छोड़ दिए मैसेजेस, तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट देम, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जिन लोगों ने मेरे मैसेजेस का जवाब दिया या जिनसे मेरी किसी और के थ्रू मुझे पता लगा, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहली मेहरीन सब्तैन, आई रियली वांटेड टू मीट हर। जीएन कुरैशी साहब ने भी मुझसे कहा था कि आप उनसे ज़रूर मिलिएगा, और मेरी खुद की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँ। वो बहुत नाइस है, बहुत ज़्यादा, आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत नाइस। अगर मेरी मुलाकात हो जाती तो ये बात 100% कन्फर्म हो जाती, लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग है कि वो बहुत अच्छी खातून है। लेकिन उन्होंने मेरे मैसेज का फौरी मुझे जवाब दे दिया। मैंने भी उन्हें टेक्स्ट मैसेज ही किया था, क्योंकि मुझे लगता है वो मोर प्रोफेशनल होता है कि बजाय मैं कोई वॉइस मैसेज टाइप का करूँ, तो शुरू का मैसेज मैंने टेक्स्ट ही किया था। तो आई थिंक आई बिलीव आई डिड दैट। तो एनीवेज उनका जवाब आ गया था मुझे, रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर आ गया था। उन्होंने मुझे बताया कि वो मसरूफ हैं, शायद वो मूव कर रही थी या ऐसी कोई रीजन थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा था मैं मसरूफ हूँ, मैं मिल नहीं सकूंगी, अगर मुझे मसरूफियत के अंदर से टाइम मिला तो मैं जरूर आपसे मुलाकात करूंगी। लेकिन चूंकि मेरे पास भी टाइम शॉर्ट था और आई थिंक उनकी मसरूफियत ज्यादा थी, तो हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। आई एम होपिंग कि हम लोग कभी इस तरह से यूट्यूब के ऊपर एक दूसरे से बात कर सकें। मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनसे बात करने की। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं जुनैरा महम से क्यों नहीं मिली, मैंने उनको क्यों नहीं रीच आउट किया। तो मैं आपको बताती चलूं कि मैंने जुनैरा महम को रीच आउट किया था। तो मैंने उनको भी प्रोफेशनली एक टेक्स्ट मैसेज किया जिसमें मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मैं एक छोटी सी मामूली सी यूट्यूबर हूँ, इस तरह से आई हुई हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू सा कंडक्ट करना चाहती हूँ। आई एम प्रीटी श्योर कि उनको पता लग चुका था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो सुन चुकी थी कि मैं आई हुई हूँ। खैर, उन्होंने मेरे पूरे टेक्स्ट मैसेज को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, मुझे गोस्ट कर दिया, ऐसे जैसे कोई बदरू होती है। मैं एक बदरू थी उनके लिए, जिसको उन्होंने देखना भी पसंद नहीं किया। मेरे टेक्स्ट मैसेज को देखा लेकिन जवाब देना पसंद नहीं किया। मेरी जब अली जाफरी साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई, तो आई थिंक उसके बाद उनको पता लगा होगा कि मैं किस टाइप की हूँ, या मैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो उन्होंने बेहतर समझा कि वो मेरे टेक्स्ट मैसेज का एटलीस्ट जवाब दे दें। तो उनका जवाब मेरे पास आ गया था। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि वो बिजी हैं अपने शूट्स में। आई थिंक उनके उस जमाने में उनके वो ब्लू फेरी कॉस्ट्यूम वाले फैंसी ड्रेस शो वाला शूट चल रहा होगा, क्योंकि वही वीडियोस मैंने देखी थी उस जमाने की। खैर, उन्होंने कहा कि वो अपने शूट्स में मसरूफ हैं, तो उनकी मसरूफियत ये थी जिसकी वजह से वो इंटरव्यू नहीं दे सकती। एंड आई होप एंड शी सेड आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आई हैड नो ऑप्शन टू अंडरस्टैंड, सो आई अंडरस्टूड। मूविंग ऑन। फिर मैं 2 लोगों का इंटरव्यू और करना चाहती थी, और एक ही दिन पे करना चाहती थी, एडवोकेट अली जाफरी साहब और एडवोकेट अहमद शेर जट साहब। अब मैं इन दोनों का इंटरव्यू सेम डे पे क्यों करना चाहती थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी रीजन थी। वो गहरी रीजन थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, लेकिन मैं इजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है अपनी क्लासेस के अंदर कि अगर आप सेम केस के ऊपर सेम लोगों से, लाइक अगर कोई क्राइम है और एक क्राइम 2 लोगों ने कमिट किया है और आप 2 क्रिमिनल्स का सेम केस से रिलेटेड आप इंटरव्यू करें, तो कोशिश करें उन दोनों का सेम डे पे इंटरव्यू करें।
और तकरीबन तकरीबन इंटरव्यू पैटर्न भी सेम रखें। या अगर विक्टिम है, सेम केस के 2 विक्टिम्स हैं, तो आप उन दोनों विक्टिम्स का सेम डे पे इंटरव्यू करें। तो इट्स जस्ट लाइक अ पैटर्न थिंग, और उसके अंदर थोड़ी सी साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है कि आपने उन लोगों को साइकोलॉजिकली उस फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे करना है, क्या करना है। फिर मैंने पहले अली जाफरी साहब का इंटरव्यू किया, वहां पे आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि एडी मलिक और फैसल सूरी भी मौजूद थे। आई थिंक उन्हें पहले से किसी उड़ती हुई चिड़िया ने खबर दे दी थी कि मैं वहां पे आ रही हूँ। एनीवेज, वो तीनों मिलके मेरा नैरेटिव तो चेंज कर नहीं सके। हाँ, मेरे कजिन जो मेरे साथ आए हुए थे, उनके कुछ सवालात का उन्होंने जवाब दिया, जिसकी वजह से मेरे कजन थोड़े से डाउट में पड़ गए थे। अच्छा जी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बड़ी लानतान की हुई है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूं, अली जाफरी साहब, एडी मलिक और इवन फैसल सूरी जब मुझसे मिले हैं तो ये तीनों बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही इज्जत के साथ मिले हैं। जिस तरह से एक डिस्कशन होता है वैसे ही हुआ है। मैं अपने नैरेटिव के ऊपर अटल थी, मैंने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, इवन ऑफ रिकॉर्ड भी मैंने अपने सवालात पूछे हैं, उन्होंने अपने जवाबात दिए हैं। मैं जिससे एग्री नहीं करती थी मैंने साफ बोला है मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ, और ठीक है नहीं एग्री करती तो उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा भी नहीं था। जिस तरह से जो चीज वो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर आके दिखाते हैं, जो चीज वो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर फील करवाना चाहते हैं, वो वैसे वाकई में नहीं है। ये चीज मुझे फील हुई है। हो सकता है वो मेरे सामने एक्टिंग करे हों, लेकिन आई रियली डोंट थिंक कि अली जाफरी साहब जो कि एक एडवोकेट हैं, वो साथ साथ एक एक्टर भी हो सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे जहां तक लगता है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, और अली जाफरी साहब इससे बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज मैं उन्हें भी बता चुकी हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो उस पर्टिकुलर बंदी के चैनल को टीआरपी देने के लिए, बूस्ट देने के लिए उनको कहा जाता है कि आप ना जाफरी साहब थोड़ा सा ना इस तरह से एक्ट करना, आप थोड़ी सी ये 2 बातें कह देना, ताकि जो है लोगों को मिर्चें लग जाएं और मेरी जो लाइव आ रही है उसको जो है ना अच्छी तरीके का टीआरपी मिल जाए। आपको पता है ना टीआरपी क्या होता है, ड्रामों में, मूवीज वगैरह में बड़ा चलता होता है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब से अली जाफरी साहब ने एंट्री मारी है, तो इनके लाइव सेशंस को ना एक अजीब सा बूस्ट मिल गया है, उसमें 4 चांद ही लग गए, क्योंकि उनकी बातों की वजह से और ज्यादा लोग आते थे गालियां देने के लिए। और ये लोग तो चाहते ही हैं कि भाई आओ, गालियां देने के लिए ही आओ तो सही ना, क्योंकि उससे क्या होता है, जितने लोग आते हैं उतने व्यूज भी आते हैं, उतने डॉलर भी आते हैं। तो ये लोग तो यही चाहते हैं। तो जाफरी साहब वो मुर्गी है जो उस चैनल को सोने के अंडे देती है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपना इमेज क्यों खराब करते हैं, आप इस तरह के तो वैसे हैं नहीं रियल लाइफ में, लेकिन आप जो है उस चैनल के ऊपर जाके इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं, इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं कि हम सब हैरान रह जाते हैं। लाइक हम लोग सब बैठ के आपसे नफरत करते हैं, क्यों भाई आप ऐसे क्यों करते हैं। वो माने नहीं मेरी इस बात को, लेकिन ये हकीकत है कि वो रियलिटी में ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि वो उन लाइव सेशंस में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, केस से वो जुड़े हुए हैं, उनका अपना एक नैरेटिव है, उनकी अपनी एक फीलिंग्स अटैच्ड है उनके साथ, जैसे कि हमारी हैं। तो जब केस उनकी तरीके से नहीं जा रहा होता, उनको लगता है कि यार हमारे बंदे के साथ, जहीर के साथ ज्यादती हो रही है, तो नेचुरली उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि वो वकील की हैसियत से उस केस के अंदर इन्वॉल्व है। उनका कुछ यूट्यूब से लेना देना नहीं है ना, तो उसके ऊपर उन्हें गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा दिखता है। लेकिन जो ये चस्के और ये मजाक और ये जोक्स और ये हा हा हु ही जो ये कर रहे होते हैं, मुझे लगता है वो जो है वो सब वो प्लान्ड होता है, वो सब प्री प्लान्ड होता है, और इनके कंधों के ऊपर रख के ये बंदूकें चलाई जाती हैं, और एंड के अंदर जो है गालियां ये खा रहे होते हैं, और दौलत और बैंक किसी और के भरे जा रहे होते हैं। अब बाकी सारा पीठ पीछे सीन क्या है, पर्दे के पीछे क्या सेटिंग्स हैं, किसको कितना मिलता है, किसको कितना नहीं मिलता, आई हैव नो क्लू। लेकिन मुझे ये लगता है कि होता यही होगा, क्योंकि जब मैं जाफरी साहब से मिली हूं तो उनकी पर्सनालिटी कंप्लीटली डिफरेंट थी, एडी मलिक की पर्सनालिटी कंप्लीटली डिफरेंट, फैसल सूरी की पर्सनालिटी कंप्लीटली डिफरेंट थी उन लोगों से जिन लोगों को मैं स्क्रीन पे देखती हूँ। इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई वो तो आपने सुनी ही। मैंने तकरीबन वो हर सवाल पूछने की कोशिश की है अपनी तरफ से जो कि आपका सवाल हो सकता था। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बात कही कि ये इंसान हमें इतना बुरा लगता है कि हम तो इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आप ही हैं वो लोग जो इन लोगों की लाइव सेशंस के अंदर जाके पूरी लाइव सेशन देखते हैं, और आप ही हैं वो लोग जो कि इनके इंटरव्यूज भी पूरे पूरे देखते हैं, इनकी हर बात पूरी पूरी सुनते हैं, लेकिन फिर भी आप आते हैं और नेगेटिव नैंसी बन के आप लोगों ने कोई ना कोई पुट्ठी बात करनी ही होती है। यार एक बात सुने, आप किस जाहिल कौम से ताल्लुक रखते हैं। फिर आप में से कुछ लोगों ने ये तक बोला कि तुम जाफरी से मिलने गई तो उसके मुंह पे
कस के थप्पड़ मारना चाहिए था। मैं वहां पे होती तो उसको जोर से थप्पड़ मार के आती। जिन लोगों ने ये बात लिखी है या इवन सोची भी है, मुझे लगता है उनमें बुनियादी तौर पे एक चीज की कमी है, वो है तरबियत और एजुकेशन। एजुकेशन से भी ज्यादा उनके अंदर तरबियत की कमी है, क्योंकि जिसके अंदर अच्छी तरबियत होगी ना, वो इस तरह की बात नहीं करेगा। भाई मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक और बंदे का इंटरव्यू लेने गई थी जिससे यस आप लोग नफरत करते हैं, आप लोगों की नेगेटिव फीलिंग्स अटैच्ड हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि क्यों अटैच्ड हैं। आई नो कि उन्होंने किस किस तरह की बातें की हुई हैं, जिससे एज अ ऑडियंस मुझे भी बहुत आग लगी थी। लेकिन जब मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर उनसे इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो मुझे वो तमाम फीलिंग्स साइड पे रख के जाना पड़ता है। वो तमाम सारे इमोशंस और तमाम सारी फीलिंग्स मैं जब साइड पे रख के जाऊंगी, तभी मैं काम डाउन होके उनसे सवालात कर सकूंगी, तभी मैं उनसे वो बातें पूछ सकूंगी जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। इसी वजह से जाफरी साहब और मेरा इंटरव्यू और जाफरी साहब और मेरी मुलाकात बहुत ही रिस्पेक्टफुली कंडक्ट हुई। तो यहाँ पे अगर जाफरी साहब की जगह जुनैरा माहम भी होती, तो उनके साथ भी मेरा डिमीनर, उनके साथ भी मेरा रवैया बिल्कुल ऐसे ही होता, प्रोफेशनल होता। मैं उनसे भी ऐसे ही बात करती, उनके ऊपर भी मैं चीख चिल्ला नहीं रही होती, गालियां ना दे रही होती उनको। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो शख्स आपको पसंद नहीं है, इस केस के हवाले से जब भी मैं उससे मिलूं, मैं जाके बस उसका गला ही दबा दूं। तो क्यों भाई, आप क्यों मुझे मर्डरर बनाना चाहते हैं? अब क्यों चाहते हैं कि मैं एक कातिल बन जाऊं या मैं जाके उस पर हमला ही कर दूं? ये उम्मीदें आपकी मुझसे क्यों हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मैं उसको बैठ के गालियां दूं? वो तो खैर मैं कभी भी नहीं दूंगी, और गालियां मेरे मुंह से निकलती हुई सही भी नहीं लगेंगी, पता है आपको, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकती ठीक से। तो जब मैं गालियां दूंगी तो आप उस पर भी एतराज होगा कि गालियां ठीक से नहीं दे रही, तो इसलिए ऐसी उम्मीद ही ना रखें। फिर मैं गई मिलने अहमद शेर जट साहब से। अहमद शेर जट इज द स्वीटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। वो बहुत ही नाइस हैं, बहुत ही स्वीट हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू शुरू किया, विदाउट हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं थी, उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि आयशा तुम मुझसे ये सवाल पूछ सकती हो और वो सवाल नहीं पूछ सकती। उन्होंने ओपनली किसी किस्म की कोई ऐसी, इवन जाफरी साहब ने भी ये नहीं बोला कि आप ये सवाल पूछो और वो सवाल ना पूछो। किसी ने भी किसी पॉइंट पर भी मुझसे ये नहीं बोला कि ये सवाल जो है ये ऑफ लिमिट है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आप लोगों को जरूर बताती कि मेरे लिए ये सवाल ऑफ लिमिट कर दिया था इन लोगों ने, ट्रस्ट मी। तो अहमद शेर जट ने बड़ी ओपनली मुझसे बात की, और आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, वो बड़ा लंबा एक्सटेंसिव इंटरव्यू था। मैं उनके पास एक्चुअली लेट पहुंची थी क्योंकि जाफरी साहब के यहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया था, और मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि मैं जाफरी साहब के पास से आई हूँ। अगेन दिस वाज लाइक द जर्नलिस्टिक, यहाँ की ट्रेनिंग और वो साइकोलॉजी, मैं उनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती थी बता के कि मैं जाफरी साहब से मिल के आ रही हूँ, क्योंकि फिर वो डिफेंसिव मोड के अंदर आ जाते कि ओ मेरे कंपेटिटर से मिल के आ रही है, तो मैं जो हूँ वो डिफेंसिव मोड में चला जाऊंगा, तो फिर वो हर सवाल का जवाब एक डिफेंसिव स्टाइल से देते। तो मैं उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रही थी, तो मैंने एक बहाना बना दिया, तो इस वजह से मैं लेट आई हूँ। अहमद शेर जट साहब जो हैं, वो जीएन कुरैशी के साहब की तरह ही इज वेरी इजी टू टॉक टू। जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी बिल्कुल फीलिंग नहीं आती जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हैं। वो इतनी ऑनेस्टी के साथ आपके सवालात के जवाब देते हैं, बिल्कुल ट्रूथफुली वो हर चीज के बारे में आपको बताएंगे, कोई चीज छुपाएंगे नहीं। वो भी एडमिट करते हैं कहाँ चीजें गलत जा रही हैं केस के अंदर, बहुत ही क्लियरली और ओपनली बताते हैं कि हाँ हाँ यहाँ पे गलतियां हुई हैं हमसे, या अगर हमने ये चीज सही से नहीं की, ये स्टेप्स हमने नहीं लिए, तो केस जो है हमारे हाथ से निकल सकता है और दूसरे मुल्जमान के फेवर के अंदर जा सकता है। तो मैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जो कि हमें नेगेटिव चीजें भी बताते हैं और हमें बाकायदगी से मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि अगर हमने इतने एफर्ट्स नहीं डाले या हमने ये काम नहीं किए तो केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई थिंक द एंटायर इंटरव्यू रिफ्लेक्ट कर रहा था जो इजी गोइंग कॉन्वर्सेशन वी वर हैविंग। तो मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि मैं कम से कम एडिटिंग करूं इन तमाम इंटरव्यूज के अंदर। फिर लाहौर से मेरा सफर शुरू हुआ इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में गई थी बहुत ही कुछ घंटों के लिए, लाइक एक दिन के लिए भी नहीं गई थी। उसके अंदर मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सोहराब बरकत से जरूर मिलूं। सोहराब से मैं पहले से इन टच थी, उनसे मैं कोशिश कर रही थी कुछ फिगर आउट करने की कि हमारी मुलाकात हो सके। और जब मैंने उन्हें पहला मैसेज किया था, लेट मी टेल यू, उनके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म के भी कोई टेंट्रम्स नहीं है। एटलीस्ट मैंने तो कोई टेंट्रम्स नहीं देखे कि उन्होंने मुझसे कहा हो हाँ जी मैं आपको तब जवाब दूंगा, या उन्होंने मेरे मैसेजेस को 2-3 दिन तक इग्नोर किया हो और फिर बाद में जवाब दिए हो।
उनका अलग से प्लेटफॉर्म भी है siyasat.com.pk, लेकिन अगर खाली मैं इस केस से रिलेटेड यूट्यूबर्स को देखूं तो सोहराब इज समथिंग, राइट। उनके फॉलोअर्स अगर आप देखें तो उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है ये शायद मुझे गोस्ट कर दें, ये शायद मेरे चीज़ों का जवाब ना दें और इनका दिमाग जो है शायद 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ हो। लेकिन उनका फौरन ही जवाब आ गया कि नहीं नहीं आप ज़रूर आएँ, बल्कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपको इंटरव्यू दूंगा। और आप कब आ रही हैं? और मतलब उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुझसे बात की। तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो मैंने उनको जाने से पहले बताया कि जी मैं इस दिन आ रही हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ। तो फिर थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस था, वो हमने फिगर आउट किया और फिर मैं उनसे मिलने के लिए पहुंची। ही वाज देयर, उन्होंने अपने ऑफिस में मुझे बुलाया था। ही वाज वेरी बिजी एट द मोमेंट, तो हमारी मुलाकात शॉर्ट थी, थोड़ी सी ऑफ कैमरा हमारी बात हुई। उसके बाद हमने शूट किया, नीचे जाके हमने शूट किया कुछ दुकानों के सामने, बट द शूटिंग वेंट वेरी वेल। उनके को-वर्कर थे मुइन भाई, उन्होंने शूटिंग की थी। थैंक यू मुइन भाई। मैं थोड़ा सा सोहराब के थ्रू भी मैंने आपको थैंक यू का मैसेज भेजा था, लेकिन इस वक्त मैं वीडियो के थ्रू आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं उस टाइम पे आपको थैंक यू नहीं कह सकी थी। सो थैंक यू फॉर शूटिंग दैट वीडियो। ऑन कैमरा आप जो सोहराब बरकत को देखते हैं वो आते हैं कुछ 4 मिनट्स के लिए, कभी 5 मिनट्स के लिए, या मैक्सिमम 7 मिनट्स के लिए आ जाते होंगे। उसके अंदर आप किसी की पर्सनालिटी का कुछ ज्यादा जज नहीं कर सकते कि ये बंदा वैसे से होता कैसे होगा, क्योंकि वो एक सर्टेन स्टाइल में आते हैं, अपनी बात कहते हैं और फिर वो चले जाते हैं। क्योंकि हो सकता है वो उसको पहले से स्क्रिप्ट लिखते हो या उनके दिमाग में होता है और वो बोल देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। अच्छा, जब मैं उनसे मिली हूँ तो मेरा कोई प्री कंसीव नोशन नहीं था उनके बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदा होगा कैसा। तो जब मैं उनसे मिली हूँ तो आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक ही इज वेरी नाइस। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक्चुअली मेरे कजिन भी जो मेरे साथ गए हुए थे, ही टर्न इनटू अ सोहराब बरकत फैन। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी जरा इनके साथ तस्वीर तो खींच लो, ये मैं तो इनका फैन हो गया हूँ। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि उनसे कोई पहली दफा भी मिलता है ना तो वो उनका फैन हो जाता है। सोहराब बरकत इज ट्रूली वन ऑफ दोज पीपल दैट you would want to meet again and again, and he has that kind of a personality. बहुत ही easy going है, बहुत ही nice है, down to earth है। उनके अंदर किसी किस्म का भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि यार मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ। उनको जुनैरा महा भी आके बोले कि जी मैं आपको इंटरव्यू करना चाहती हूँ, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहती हूँ, तो बोलेंगे श्योर जी आए, क्यों नहीं, आप करें मेरा इंटरव्यू, आई एम राइट हियर। क्योंकि उन्होंने तो 10 बार उसको बोला हुआ है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, और अगर वो उनके प्लेटफॉर्म पे जाएगी भी ना तो बहुत ही इज्जत से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसका इंटरव्यू करेंगे। ही इज ऑल्सो समवन जो औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी खाली इस केस से रिलेटेड नहीं, बहुत सी और चीजों से रिलेटेड भी बातें हुई, बहुत सी और केसेस से रिलेटेड भी बातें हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर किसी भी औरत के बारे में जिक्र हुआ, किसी भी औरत के किसी कंट्रोवर्सी वगैरह के बारे में जिक्र हुआ, तो उन्होंने किसी के बारे में भी कोई नेगेटिव सेंस के अंदर बात नहीं की कि ये इस तरह की औरत है या उस तरह की औरत है। और उन्होंने उस अदाकारा, जिसको वो अदाकारा कहते हैं, उसके बारे में भी कोई नेगेटिव बात नहीं की है। जहां तक केस की बात है वो केस की बात करते हैं, लेकिन किसी की पर्सनालिटी के ऊपर, किसी की जात के ऊपर या उसकी फैमिली लाइफ के ऊपर कभी भी उन्होंने अटैक ही नहीं किया पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर हिम, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात उनकी, कि उन्होंने इस तरह की भी कोई बात नहीं की। एक और चीज उनके बारे में ये है जो कि मैंने नोट ऑलरेडी की हुई थी, कि जब वो अपने व्लॉग्स करते हैं तो मुझे पता लग जाता था कि इन्होंने जो है मीडिया स्टडीज की हुई हैं, क्योंकि पता लगता है आपको जिसने पढ़ाई की हुई है मीडिया के बारे में और जिसने पढ़ाई नहीं की हुई और ऐसे ही बस कैमरा उठा के अपने सामने लगा लिया और व्लॉग्स बनाना शुरू हो गए। तो मैंने उनसे कहा सोहराब मुझे ऑलरेडी पता है कि आपकी स्टडीज जो है वो मीडिया से रिलेटेड है। तो ही टोल्ड मी कि हाँ हाँ मेरी ये स्टडीज हैं। तो जब वो मुझसे बात वगैरह भी कर रहे थे तो आई वॉज अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट ही वाज सेइंग, क्योंकि वो मुझे पूरा पैटर्न बता रहे थे कि वो किस तरह से न्यूज को एनालाइज करते हैं, किस तरह से न्यूज को लेकर आते हैं और किस तरह से न्यूज को डिलीवर करते हैं। सो आई वाज गेटिंग इट, आई वाज लाइक ओके दैट्स व्हाट पाकिस्तान नीड्स, वी नीड एजुकेटेड जर्नलिस्ट्स। हम लोग को चाहिए ऐसे लोग जो पढ़ाई के बैकग्राउंड से आए। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो उठ के अपने बेडरूम के अंदर कैमरे लगाएं और बैठ के बस न्यूज पे न्यूज धड़ाधड़ 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 यहां से सुनी वहां से सुनी और दे दी। नहीं नहीं, वी डोंट नीड पीपल लाइक दैट। We need true journalists like Sohrab Barkat, and we have people like that. We have educated people who have gone to schools, जो schools गए हुए हैं, जिनको पता है कि किस तरह से न्यूज देनी चाहिए, जिनको पता है कि न्यूज को बनाना किस तरह से है, ऑथेंटिक न्यूज कैसे दी जाती है, डिलीवर कैसे दी जाती है, टारगेट ऑडियंस क्या होता है। उन्होंने इस चीज की पढ़ाई की हुई होती है भाई, पैसे दे के स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और पढ़ाई करते हैं इसके ऊपर, पूरी डिग्री लेते हैं वो लोग, और फिर वो बैठते हैं कैमरे के सामने और फिर वो आपको न्यूज देते हैं।
तो ऐसे लोगों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये था मेरा पूरा खुलासा मेरी तमाम मीटिंग्स का। आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का दिल बिल्कुल ही टूट गया होगा, चिकनाचूर हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं सुना कि जाफरी साहब से मिलके मुझे बहुत बुरा लगा। जाफरी साहब एक घटिया इंसान थे। एडी मलिक के मुंह पे लानत। फैसल सूरी को तो मेरा दिल कर रहा था जूता उठा के मारूं। नहीं भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। Everyone was a true gentleman। सबने मुझे रिस्पेक्टफुली वेलकम किया, मेरे साथ बहुत ही इज्जत के साथ बिहेव किया, और ऐसा मुझे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आई किसी की भी तरफ से। जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, ऑन कैमरा बहुत सारी बातें हुई, ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें हुई। कुछ लोगों से जो है मेरी बातें जो हुई थी वो फोन पे हुई, कुछ पर्सनालिटी से मेरी बातें हुई, वो फोन पर हुई, जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन उन बातों से मेरी बहुत ज्यादा आंखें खुली। कॉन्फिडेंशियल थी वो बातें, और वो कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहती हूँ मैं, लेकिन ये बात मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहती हूँ, और वो एक्चुअली में सबूतों के साथ मुझ तक पहुंची। इस पाकिस्तान ट्रिप ने थोड़ी सी मेरी आंखें खोल दी हैं, वो इस सेंस में कि मेरे बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर से जिन पे ना मैं बहुत भरोसा करती थी, उन पे से मेरा भरोसा उठ गया है, और मेरा दिल टूटा है, क्योंकि मैं उनके ऊपर एज अ ऑडियंस बिलीव करती थी। लाइक आई सेड कि आई वाज नॉट अ यूट्यूबर, मैं एक ऑडियंस की तरह देखती थी, लेकिन फिर मुझे आना पड़ा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मेरी बात पहुंच नहीं रही थी। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं ऑडियंस ही हूँ ना इस केस से रिलेटेड। तो मेरी फीलिंग्स जो है इस केस से उसी तरीके से जुड़ी हुई है। मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ इस केस के मामले के अंदर। तो जब मैंने देखा कि वो यूट्यूबर्स जो हैं वो तो भाई सिर्फ डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं, और वो कुछ भी उठा के बोल देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें कर देते हैं, और ऑडियंस को मिसलीड करते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उस बच्ची की हमदर्दी में काम कर रहे हैं, जबकि वो उस बच्ची की हमदर्दी में काम नहीं कर रहे हैं। वो उल्टा ऑडियंस को मिसलीड कर रहे हैं और अपने बैंक अकाउंट को भर रहे हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे। लोग वाकई में हैं जो सिंसेरली दिल से वाकई में इस केस की टुवर्ड्स काम कर रहे हैं। वो जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों पे आप आंखें बंद करके बिलीव करते हैं, और वो जो हैं आप लोगों को इतना ज्यादा मिसगाइड करते हैं, इतना ज्यादा मिसगाइड करते हैं, और आप लोग वो बातें सुनना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि आप वो बातें सुनना चाहते हैं। कोई खबर होगी तो वो बिल्कुल ही अजीब सी होगी, जो कि उल्टा केस को नुकसान पहुंचा देगी, और फिर वो उसके लिए अपॉलॉजी भी नहीं करते, उसके ऊपर कोई और खबर दे देते हैं। एक और बड़ी अजीब सी बात पता चली, एक पर्टिकुलर शख्सियत है जो कि बकायदा यहाँ पे सेल होती हैं चीजें, खबरें काइंड ऑफ बेची जाती हैं यहाँ पे, और दूसरे जो यूट्यूब चैनल बकायदा खबरें खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक बड़े मजे की बात पता चली, और चैनल्स के ऊपर आने के लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं कि आके हमारे यहाँ पे आके बातें करो, गालियां दो, ये सब चीजें भी हो रही हैं यहाँ पे। तो ये चीज भी मैंने पाकिस्तान जाके रियलाइज की कि हर बंदा उतना हीरो नहीं है जितना कि शायद आप या शायद मैं समझती थी, और हर बंदा उतना भी विलन नहीं है जितना कि शायद आप और शायद मैं समझते थे। ये मेरा मशवरा आप सब लोगों को यही होगा कि अपनी आंखें और दिमाग सब कुछ खोल के आप इस केस को देखिए और फॉलो करिए। प्लीज इस केस में उस बच्ची के लिए और उस फैमिली के लिए दुआ करें कि इस तमाम पॉलिटिक्स में अदलिया जो है वो जल्द अज जल्द फैसला कर सके, क्योंकि यहाँ पर तो भाई पूरा का पूरा एक सर्कस बना हुआ है, और अगर इसी तरह से चीजें चलती नहीं तो इस केस का फैसला तो कई सालों तक नहीं होने वाला। बट वी नीड दिस रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड, और ये बच्ची खाली मतलब दिस केस इज नॉट जस्ट अ केस। अब ये केस जो है एक एग्जाम्पल केस बन चुका है। इस केस के बेसिस के ऊपर और बच्चियों के केसेस और बच्चियों की जिंदगियों का फैसला होता है, और फैमिली सफर करती हैं। तो इस केस का फैसला जल्दी होना चाहिए, और करेक्ट फैशन में और करेक्ट तरीके से होना चाहिए। एंड ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू गो नाउ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।